मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे आज पुनः आपके साथ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम की बात कर रहे हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वैद्युत रसायन का मानकर चलिए कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में तो अक्सर पूछा ही जाता है। आप क्वेश्चन बैंक भी आप जब इसका देखते हैं ना, तो ये बार बार इस पर ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल या फिर डायरेक्ट फैराडे का नियम क्या है, यही आपसे पूछे जाते हैं। तो माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन के संदर्भ में दो नियमों का प्रतिपादन किया। माइकल फैराडे के द्वारा वैद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए गए, जिन्हें फैराडे का नियम कहते हैं। उनमें से जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ, पहला नियम, तो पहला नियम के अनुसार जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तब इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के परिमाण के सीधा समानुपाती होती है। ध्यान में रखिएगा, जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, यानी उसका वैद्युत अपघटन कराते हैं, तब इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के परिमाण के सीधा समानुपाती होती है। तो अगर किसी पदार्थ की मुक्त होने वाली मात्रा को, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली मात्रा को अगर m मान लें, तो ये m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा c इंटू टी के। अब ये सी टी क्या है भाई? तो c है एम्पियर में विद्युत धारा और t है प्रवाहित करने का समय सेकंड में। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, या इसे इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं फैराडे के प्रथम नियम को, कि यदि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन से, जलीय विलयन से या इसके द्रवित अवस्था से सी एम्पियर की विद्युत धारा को टी सेकंड तक प्रवाहित करें, सी एम्पियर की विद्युत धारा को टी सेकंड तक प्रवाहित करें, और यदि वैद्युत अपघट्य की मुक्त होने वाली मात्रा m हो, तो फैराडे के प्रथम नियम से m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ct होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो या करके लिखते हैं m इज इक्वल टू ZCT, और ये फैराडे के प्रथम नियम से एक समीकरण हम लोगों को प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 1 बना दिया गया। m इज इक्वल टू ZCT। z क्या है? तो एक समानुपातिक नियतांक है, लेकिन इस समानुपातिक नियतांक को जनरली k से न डिनोट करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ k से न डिनोट करके z से डिनोट किया जाता है। दूसरी बात, ये जो z है, इस समानुपातिक नियतांक को वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। यहाँ z जो है वो है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। c है एम्पियर में विद्युत धारा, t है विद्युत धारा को प्रवाहित करने का समय, और m है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? z है आपका। इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। z को बोला जाता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। फिर बात करते हैं कि आखिर ये वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या कहलाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, यदि आप 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, तो c और t हट जाएगा और बचेगा आपका 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित कीजिए,
तो सी और टी हट जाएगा, उस स्थिति में एम जो है वो जेड के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से जेड को हम लोग परिभाषित करते हैं कि जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो इससे इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, या मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो इस तरह से जेड को डिफाइन करते हैं हम लोग। और इसके बाद फैराडे के दूसरे नियम को देखते हैं। माइकल फैराडे के द्वारा जो दूसरा नियम दिया गया वैद्युत अपघटन के संदर्भ में, दूसरा नियम इनका सेकेंड लॉ, वो दिया गया कि जब बहुत सारे वैद्युत अपघट्य के विलयन यानी वैद्युत अपघटनी सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और उनसे समान मात्रा में विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब अलग अलग पदार्थों के जलीय विलयन से समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए और उन विद्युत अपघटनी सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक भार के अनुपाती होता है, उनके तुल्यांक भार के सीधा समानुपाती होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन से एक समान विद्युत धारा एक समान समय तक प्रवाहित करने पर मुक्त होने वाले इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक भार के सीधा समानुपाती होता है। तो यह है आपका फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस के संदर्भ में दूसरा नियम। माइकल फैराडे के द्वारा कहा गया कि मान लीजिए कि विभिन्न वैद्युत अपघटनी सेल में किसी में पदार्थ की मात्रा आपको मिल गया x, किसी में मिल गया y, किसी में मिल गया z, और x y z पदार्थ की मात्रा है और इन पदार्थों का तुल्यांक द्रव्यमान क्रमशः E1, E2 और E3 हो, तो फैराडे के सेकंड नियम से, माइकल फैराडे के दूसरे नियम से, पुनः सुनिएगा एक बार, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न वैद्युत अपघटनी सेल से, विभिन्न पदार्थों के वैद्युत अपघटनी सेल से समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के सीधा समानुपाती होते हैं। तो मान लीजिए कि किसी पदार्थ का x ग्राम मुक्त हुआ, किसी का y, किसी का z, और उन पदार्थों का तुल्यांकी द्रव्यमान E1, E2, E3 डॉट डॉट है। तो हम लोग 2 भी लेकर चलेंगे, ज़्यादा सहूलियत होगा 2 लेकर चलेंगे तब। तो उस स्थिति में फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंधी दूसरे नियम से x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, यहाँ से अगर हम लोग करें तो x बराबर k इंटू E1, या यहाँ से x बाई E1 बराबर कांस्टेंट मिलता है। समीकरण रोमन में 1 बना दिए। देखिएगा, x बाई E1 बराबर कांस्टेंट प्राप्त हुआ है। इसी तरह दूसरे पदार्थ के, किसी दूसरे पदार्थ के दूसरे वैद्युत अपघटनी सेल में मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा यदि y हो, तो माइकल फैराडे के सेकंड नियम से y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, यहाँ से y इज इक्वल टू, समानुपाती का चिन्ह हटाकर एक नियतांक k डालते हैं, E2, यहाँ से y बाई E2 बराबर k यानी कांस्टेंट। तो अब देखिएगा, दाहिना पक्ष दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ दायां पक्ष दोनों तरफ बराबर है, तो इनके बायां पक्ष को अगर हम लोग आपस में बराबर कर दें तो क्या होगा, उसको जरा से देख लीजिए। अब देख रहे हैं कि दोनों तरफ दाहिना पक्ष बराबर है, तो हम लोग इनके बाएं पक्ष को अगर बराबर कर दें तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या
x बाई E1 बराबर y बाई E2, एक संबंध हम लोगों को प्राप्त होता है, समीकरण 2 कहते हैं, जहां x पहले पदार्थ इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पहले पदार्थ की मात्रा है, y क्या है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए दूसरे पदार्थ की मात्रा है, E1 क्या है, पहले पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान है, E2 क्या है, किसी दूसरे पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान है। यहां से विद्यार्थी जी आप जानते हैं कि x बराबर फैराडे के प्रथम नियम से क्या होता है, हम लोग m बराबर लिखे थे, m बराबर ZCT लिखे थे। यहाँ पे देखिएगा और एक बात, छोटी सी बात पिछले चर्चा हम लोगों ने नहीं किया, m इज इक्वल टू जेड इंटू कूलम में विद्युत धारा भी हो सकता है, कूलम में विद्युत धारा भी हो सकता है, तो उसको दिमाग में रखिएगा। और C से विद्युत धारा को सूचित नहीं करके I से भी सूचित कर सकते हैं, तो उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फैराडे के प्रथम नियम से यहाँ पर हम लोग m मान लिए हैं, x के जगह m माने हैं, तो ZCT समान विद्युत धारा है, समान एम्पियर की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित किए हैं, इसीलिए ये Z और CT तो एक जैसा रहेगा, लेकिन फ्रॉम फर्स्ट लॉ x इज इक्वल टू Z1 CT तथा y इज इक्वल टू Z2 CT। तो यहाँ पर रख दीजिए इनका मान, x के जगह Z1 CT बाई E1 बराबर Z2 CT बाई E2 हो जाएगा, या फिर ये CT कट जाएगा, आप जानते हैं CT कट गया ना, बचा क्या, Z1 बाई E1 बराबर Z2 बाई E2। यहाँ से Z1 बाई E1 बराबर Z2 बाई E2 समीकरण 3 बनाएंगे। इस समीकरण 3 में आप गौर से अगर आप देखें, समीकरण 3 को इस चलिए नीचे दिखाई भी दे रहा है, नीचे समीकरण 3 को अगर आप गौर से देखें तो Z1 क्या है, प्रथम पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, E1 क्या है, प्रथम पदार्थ का तुल्यांकी भार है, Z2 क्या है, किसी दूसरे पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, और E2 क्या है, उस दूसरे पदार्थ का तुल्यांकी भार है। तो यहां से आप Z1 बाई E1 बराबर Z2 बाई E2 करते हैं। गौर कीजिएगा, समीकरण 3 से ये स्पष्ट है, समीकरण 3 से आप लिख सकते हैं, समीकरण 3 को ही मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा गौर से देखिएगा, तो समीकरण 3 को आप लिख सकते हैं Z1 बाई Z2 बराबर E1 बाई E2, ये समीकरण 3 ही है। देखिएगा ना क्या किए हैं, वो भी आप देख लीजिए कैसे समीकरण 3 है, उसको मिलाइएगा। क्या करते हैं, Z2 Z1 समान तरह के भौतिक राशियों को एक तरफ लाते हैं, तो E1 और E2 को एक तरफ ले गए, तो समीकरण 3 का एक दूसरा रूप आपको प्राप्त हुआ, समीकरण 3 का एक दूसरा रूप प्राप्त हुआ, Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। थोड़ा सा इसे आप गौर से देखें, तो इस रूप में लिखने का वजह क्या है, तो वजह ये है कि इस प्रकार हम लिख सकते हैं Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार का सीधा समानुपाती होता है। किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी द्रव्यमान का तुल्यांकी भार का सीधा समानुपाती होता है। यह आपका माइकल फैराडे के विद्युत विच्छेदन का 2 नियम हुआ। अब इसमें एक और बात जो आपको गौर करने लायक है, जब कभी हम लोग सिल्वर नाइट्रेट या किसी अन्य तरह का एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, वैद्युत अपघट्य ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर आप, वैद्युत अपघट्य ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, तो मान लीजिए कि सिल्वर नाइट्रेट का।
सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से यदि हम लोग 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो ऐसा प्रयोगों में पाया गया है कि AgNO3 AQ से अगर हम लोग 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो इससे कैथोड पर मुक्त होने वाले सिल्वर की मात्रा 0.00111 ग्राम होता है। कैथोड पर मुक्त होने वाले सिल्वर की मात्रा 0.00111 ग्राम होता है। इस आधार पर ध्यान दीजिएगा, जब किसी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, और खास करके हम लोग जो फेमस है वो ले लिए सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से 1 एम्पियर की विद्युत धारा को अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो इससे मुक्त होने वाले सिल्वर की मात्रा होती है 0.00111 ग्राम। इससे देखिए हम लोगों को कुछ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा इसको जरा सा ढंग से मैं यहां लिख दे रहा हूं, गौर कीजिएगा। सिंस चूंकि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो वो 1 कूलम हुआ। 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो वो 1 कूलम के बराबर होगा। चूंकि 0.00111 ग्राम